हाँ जी, देखो लास्ट क्लास में अपन ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और अपन ने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड कैसे कैसे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। फिर हमने देखा था कि इसके दो अप्रोचेज होती है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरी होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स अप्रोच। तो अपन ने दोनों के दोनों अप्रोचेज देख लिए और दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचते हैं ये अपन ने देख लिया। तो भाई आज अपने को जो चालू करना है वो है अपना टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, equilibrium and underemployment equilibrium full employment equilibrium and underemployment equilibrium. So from today we have to start with full employment equilibrium and underemployment equilibrium. How this full employment and underemployment equilibrium works, किस तरीके से काम करता है full employment equilibrium और underemployment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किस तरीके से काम करता है देखिएगा जरा। अब देखो भाई, सबसे पहले जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो ये उसका डायग्राम है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैच कर जाए वो आपका बन जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वाई जीरो, नीचे क्या आता है, दिस इज वाई, ये क्या शो करता है, ये दिस इज इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कैसे शो करता है, दिस इज इट शोज योर एग्रीगेट, ठीक है, दिस शोज योर एग्रीगेट डिमांड, ये आपके एग्रीगेट डिमांड को शो करता है। दिस इज योर कंजम्पशन एंड दिस इज योर इनकम। समझ आ गया। और ये क्या है, दिस इज योर बीईपी पॉइंट, ये आपका बीईपी पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, या फिर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे के सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं। अगर कोई बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है, तो ऐसा जो उसकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, बस इतना सही बोलना चाहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन where your aggregate demand is equals to your aggregate supply or equilibrium reaches with the, ठीक है, fuller utilization of all the resources in the economy। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर उन सबको आपने क्या किया है, फुलर यूटिलाइज किया है, फुली यूटिलाइज किया है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब फुली यूटिलाइज्ड हुए हैं। समझ आ गया, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे फुली यूटिलाइज्ड हुए हैं। तो इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये अपन ने देख लिया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब दूसरा केस होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। कौन सा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में देखना। अब ये देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। अब ये डायग्राम ढंग से ऑब्जर्व करना। ये तो है आपका एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। अब ये है आपका एग्रीगेट डिमांड और ये भी है आपका एग्रीगेट डिमांड। सर दो एग्रीगेट डिमांड कैसे बताएंगे, अभी रुको। ये भी है आपका एग्रीगेट डिमांड, ये है आपका वाई, ठीक है, और ये है आपका y डैश या y1। दिस इज योर E एंड दैट्स योर E1। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब आप ये देखते हैं कि यहां पे इस पॉइंट पे अगर आप इसको देखो तो ये जो E पॉइंट है ना, ये क्या डिनोट करता है, ये इक्विलिब्रियम डिनोट करता है। बट ये जो E पॉइंट जो इक्विलिब्रियम डिनोट कर रहा है ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहां पे आपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं करा पूरा, मगर जितने भी रिसोर्सेस थे आपके पास, जितने भी आपने यूटिलाइज करे वो सफिशिएंटली इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी के अंदर हमें सारे के सारे रिसोर्सेस को यूज करे बगैर हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। हमारे पास हो सकता है इन्वेस्टमेंट की कमी हो,
ठीक है, हमारे पास हो सकता है रिसोर्सेज, इसलिए हमने इसलिए इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से यूटिलाइज नहीं करे, लोगों के पास सफिशिएंट पैसा जा रहा है, तो चल रहा है काम, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रहा है। जैसे ही हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इन्फ्यूजन आएगा, जैसे ही हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इन्फ्यूजन आता है, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग की इकोनॉमी में हम लोग फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। क्या कर सकते हैं? फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जैसे ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया, हमने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया रिसोर्सेज का। अभी क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो हुआ क्या कि इकोनॉमी में आप लेबर के थ्रू काम कर रहे हो। किसके थ्रू काम कर रहे हो? लेबर के थ्रू। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू अपन काम कर रहे हैं और अपने यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जितना लेबर है उसको काम भी मिल गया, लेबर को तनख्वाह भी मिल गई। मगर अगर हम लोग उसकी जगह पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चालू करें, तो हमारा काम और ज्यादा बेटर हो सकता है। क्या हो सकता है? और ज्यादा बेटर हो सकता है। तो हमारा काम और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और ज्यादा बेटर हो जाएगा। समझ आ गए क्या? ठीक है, तो हमारा काम और ज्यादा बेटर हो जाएगा विद बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वी कैन अचीव बेटर, ठीक है, इक्विलिब्रियम। समझ आ गए क्या? बेटर इन्वेस्टमेंट से बेटर कमा सकते हैं, बेटर इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है, ये तो शो करता है, दिस शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कि अंडर इक्विलिब्रियम। एंड यहां पे इस पॉइंट पे शो करता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि फुल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ आ गया? तो यहां तो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करा, एंड यहां पे शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रखे हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं सब अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, और यहां पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे, कुछ रिसोर्सेज तो काम ही नहीं कर रहे। समझ आ गया? बोलो भाई। तो दो तरीके से इक्विलिब्रियम आप क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। एक मैंने बता दिया फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक बता दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट पोजीशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिवीजन में। हेडिंग है आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। किसकी? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए आपका पूरा ये चैप्टर जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बेसिस पे काम कर रहा है। किसकी वजह से काम कर रहा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बेसिस पे काम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिवाइज करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखो क्या होता है, आपके पास यहां पे आती है इनकम, आपके पास आता है कंजम्पशन, और आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट। इनकम थी आपकी 0, कंजम्पशन था आपका 15, इन्वेस्टमेंट था आपका 5। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, अब आपने कमाया मान लो 10, कंजम्पशन हो गया 20, इन्वेस्टमेंट है 5। फिर आपने कमाया 20, कंजम्पशन हो गया मान लो आपका 25, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका 5। फिर आपने कमाया 25, कंजम्पशन है आपका 30, और आपका ये सॉरी ये 30 हो गया, सॉरी ये 30, कंजम्पशन आपका 30 और ये हो गया 5। फिर आपने कमाया 40, आपका कंजम्पशन है 35 का और ये है 5 का। फिर आपने कमाया 50, ये है 40 का, ये है 5 का, और ये आपने कमाया 60, ये है आपका 45 और ये है आपका 5। अब आप देख सकते हो इसमें अब आपको क्या दे रखा है? इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। आपका इनकम है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। अब इनकम भी है, कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो भाई इनकम तो होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई और ये होता है आपका एग्रीगेट डिमांड। समझ आ रहा है आपको? भाई इनकम तो होती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई और ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड में आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको स्केड्यूल के थ्रू इक्विलिब्रियम सिखा रहा हूं, डायग्राम के थ्रू अभी आपने इक्विलिब्रियम देखा, अभी आप एक टेबल के थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो। इस पॉइंट पे आपका इनकम और एग्रीगेट डिमांड आपका क्या है? बराबर है। तो ये क्या है? दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनकम किसके बराबर हो रही है? इनकम बराबर हो रही है कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के। इनकम किसके बराबर हो रही है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के, जो अपन चाहते थे, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब भाई यहां पे आप देखो
तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड से कम है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इसके यहां पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई। समझ आ गया, यहां पे एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से लेस हो जाएगा। अब अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट को हटा दो ना, तो आपका इनकम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ये इनकम जनरेट हो रही है ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है। आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कुछ भी कमाई नहीं है, तो भी हमने 15 खाया क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी था, और 5 इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट क्या करता है, यही आपको इनकम जनरेट करके देता है, इनकम जनरेशन का काम करता है। इन्वेस्टमेंट इज द इनकम जनरेशन, इन्वेस्टमेंट इज द इनकम जनरेटर। इन्वेस्टमेंट ही है आपका जो आपको इनकम को जनरेट करके देगा। इन्वेस्टमेंट के बिना भैया इकोनॉमी में कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या वो इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है? कभी आगे नहीं बढ़ सकती। समझ रहे हो क्या? मैं आपको बात बताता हूं, श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे, तो चाइना उसको अप्रोच करता है। चाइना बोलता है कि हम तुम्हारे यहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब श्रीलंका वाले आ गए उनकी, ठीक है, बढ़िया, उनकी ऐसी मीठी बातों में श्रीलंका वाले मान गए। उन्होंने यही समझाया कि काम करते हैं, है ना, आपके यहाँ पे बढ़िया सा पोर्ट बनाते हैं, खूब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा आपके पास, तो खूब शानदार सा पोर्ट बनवा देते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करके, लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके उन्होंने पोर्ट बना दिया। अब उस पोर्ट को बनाने के चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये उधार है। उन्होंने क्या कहा, ये उधार है, ठीक है, आप धीरे धीरे चुका देना। अब उधार कर दिया, उधार दे दिया किसको? चाइना ने श्रीलंका को। अब श्रीलंका बेवकूफ बन गया उसमें। श्रीलंका को लगा पोर्ट बनेगा, खूब बिजनेस आएगा, बट उसका वो बिजनेस का जो प्रपोजल था, इट वाज ए कंप्लीट फेलियर। मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से लोन लेके एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग खड़ी कर ली और वो बिल्डिंग फेल है, वो बिल्डिंग चल ही नहीं रही। आपने बहुत सारे मॉल्स देखे ऐसे जो खाली पड़े हैं। पीछे की तरफ एक गोल्ड सुक मॉल है, देखा, उसमें से वो 2-5 दुकानें चलती है, बाकी पूरा खाली पड़ा है। गोल्ड सुक नहीं चलता ना, गोल्ड सुक मॉल, ठीक है। इसी तरीके से एक नहीं, एक तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस तरीके से एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ये मॉल बना दिया और नहीं चला, तो यही क्या होता है, बैड इन्वेस्टमेंट। तो यही हुआ श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिया चाइना से, उनको लगा कि कमा के चुका देंगे, कमाई हुई नहीं, चुकाते गए चुकाते गए चुकाते गए, और सरकार के ऊपर इतना कर्जा हो गया, इतना ब्याज हो गया कि सरकार लोगों से पैसा लेने लगी। ठीक है, तो सरकार लोगों के लिए पैसा इन्वेस्ट करने की जगह, लोगों को इनकम देने की जगह सरकार सिर्फ इंटरेस्ट पे किए जा रही। इंटरेस्ट इतना खत्म हो गया कि उनके बैंक अकाउंट्स खाली होने लग गए, जिसके लिए उनको और उधार लेना पड़ा, और उधार, तो वो उस डेट ट्रैप में फंसते चाइना, सोचो आप, श्रीलंका की इकोनॉमी नेगेटिव हो गई। श्रीलंका की इकोनॉमी नेगेटिव हो गई, और ऊपर से सोने पे सुहागा कोविड। तो कोविड के चक्कर में टूरिज्म खत्म, तो जो उनकी टूरिज्म से बहुत अच्छी कमाई होती थी वो कमाई और खत्म हो गई। तो टूरिज्म से कमाई खत्म होने के चक्कर में श्रीलंका इज ऑलमोस्ट लाइक, आप देख लो, खत्म हो गया। चाइना ने इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट किसमें किया, इसी तरीके का चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था आपके अफ्रीका में। अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, रोड बनाई, ट्रेन बनाई। अभी अफ्रीकन का हाल यह है कि खाने पीने का नहीं है, मगर रोड है और ट्रेन है, खाने पीने का कुछ नहीं है। और वही उन्होंने क्या किया, उसको भी डेट में डाल दिया। डेट में डाल के बोल दिया कि अब हम यहाँ पे हमारी आर्मी को भेजेंगे, तो आर्मी को भेज रखा है चाइना ने। तो चाइना ने पूरा जिबूटी करके पूरा एक देश है, ठीक है, अफ्रीका का, वो चाइना का हो गया। श्रीलंका ऑलमोस्ट चाइना का हो गया। इस तरीके से क्या है, सबको उधार दे रहा है चाइना, ठीक है, खुद उधार लेता है, उधार देता है, ठीक है, और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पे उनको कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो बात को, और डेट ट्रैप में फंसा देता है। बट अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ना, तो इनकम भी नहीं होगी। उन कंट्रीज की भी गलती नहीं है, उनके जो कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो शायद सही सोच रहे हैं कंट्री के लिए। उनको पता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अगर हमें कमाना है तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस लालच में वो लोग फंस गए। बट अदरवाइज किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो उसके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी के अंदर, हमने 5 करोड़ का मान लो,
उस 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हमने 2 गुना कमाया, तो उससे हमारी कमाई हुई अगले राउंड में 10 करोड़ की। फिर हमने और 5 करोड़ इन्वेस्ट किया तो अगले राउंड में हमारी कमाई डबल होके हो गई सीधे 20 करोड़। फिर हमने और 5 करोड़ इन्वेस्ट किया तो अगले राउंड में हमारी कमाई हो गई 30 करोड़। तो इस जो इनकम आपकी रेगुलरली बढ़ती जा रही है ना, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसा तरीका होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो कितने टाइम्स आपको कमा के देगा, इनकम जनरेट करेगा, या कितने टाइम आपका इनकम जनरेशन होगा इन्वेस्टमेंट की वजह से, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं इसे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो आपको कितना टाइम्स इनकम जनरेट करके देगा, इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं इसे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ गए क्या? ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप के से डिनोट कर सकते हो। किससे? के से डिनोट कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो डिनोट दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यूजिंग दी के। आप के को यूज करके उसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो के का मतलब क्या होता है? के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, इसको कहते हैं के। क्या कहते हैं इसे? के। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का मतलब क्या है? ठीक है भाई, देखो भाई, ठीक है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका मतलब होता है चेंज इन इनकम डेल्टा वाई एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज डेल्टा आई। कि इन्वेस्टमेंट के चेंज आने की वजह से आपकी कितनी इनकम जनरेट हुई है, कितना आपने कमाया है, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द चेंज इन इनकम। ठीक है, विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना चेंज इन इनकम आया, इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ आ गया? हाँ भाई, जैसे एग्जाम्पल है देखना, आपको दे रखा है ओरिजिनल इनकम, आपको दे रखा है इनकम दे रखी है आपको 2000 करोड़ की। ओके, इनकम दे रखी है 2000 करोड़ की लास्ट ईयर की, और करंट ईयर में आपको इनकम दे रखी है, मान लो करंट ईयर में आपको इनकम दे रखी है 3000 करोड़ की। लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट था आपका, लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट था आपका 500 करोड़ का, और करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 700 करोड़ का। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई 1000, डेल्टा आई 200, 5 टाइम्स। समझ आ गया? 5 टाइम्स आया कि नहीं आया समझ में? कि 5 गुना कमा के दे रहा है आपको ये। कितना कमा के दे रहा है? 5 गुना कमा के दे रहा है आपको ये। ठीक है, आ गया समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे देखना। अब देखो भाई, अब ये जो काम करता है ये कैसे करता है? ये एमपीसी और एमपीएस की वजह से काम करता है। किसकी वजह से काम करता है? एमपीसी एंड एमपीएस की वजह से काम करता है। तो अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर और एमपीसी, तो सुनिएगा जरा। अब एमपीसी और रिलेशनशिप क्या होता है? एमपीसी का रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस एंड मल्टीप्लायर, दैट इज के। अब इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? एमपीसी एमपीएस और, ठीक है, मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशनशिप क्या है?
तो k की वैल्यू होती है k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। दिस इज दी k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या होती है? k इक्वल्स टू, ठीक है, 1/1 माइनस MPC। k की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 1/1 माइनस MPC। और 1 माइनस MPC का मतलब क्या होता है? MPS। यानी कि k की दूसरी वैल्यू होती है 1/MPS। ठीक है, क्या होता है? 1/MPS। इसकी दूसरी वैल्यू होती है 1/MPS। ओके, डन। ठीक है भाई, यानी कि अगर देखो एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको। ये MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPS ले लेते हैं, MPC एंड K। अब देखो MPS आपको दे रखा है, लेट्स से MPC लेके चलते हैं, फिर MPS निकालेंगे। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, MPC और MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0 अज्यूम करते हो, लेट्स अज्यूम इट एज 0 अज्यूम कर लेते हैं। यानी कि सब कुछ क्या कर रहे हो आप? जो भी एडिशनल कमाया सब कुछ सेव कर रहे हो। भाई MPC अगर 0 है मतलब एडिशन ऑफ इनकम का कुछ भी कंजम्पशन नहीं कर रहे आप। मतलब आपकी इनकम 1 लाख थी, अब 1 लाख से 1,10,000 हो गई, तो आपका कंजम्पशन बढ़ा नहीं है। आपका कंजम्पशन बढ़ा नहीं है, आपका कंजम्पशन उतना का उतना ही है। भाई 1 लाख से 1 लाख आपकी इनकम हुई, बट आपका कंजम्पशन जो था वो मान लो 50,000 था, तो आज भी वो 50,000 ही है, आपने उसको बढ़ाया नहीं है। तो MPC तो हो गया 0 और जो भी था वो सब कुछ सेव हो गया, तो MPS हो गया 1। तो K की वैल्यू क्या आएगी? K की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस 0। तो 1/1 माइनस 0 यानी कि 1, तो K की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ आ गया? अगर अपन MPC को क्या करते हैं? MPC को बढ़ाते हैं अब। ठीक है, MPC को बढ़ा लेते हैं। MPC को बढ़ा लेते हैं, कितना कर लेते हैं? ठीक है, 0.5 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 0.5। 0.5 तो समझ ही गए कि 0.5 का मतलब क्या हो गया भाई? 0.5 मतलब, ठीक है, या 0.25 कर लो, एक काम करो 0.25 कि 25% कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर 20% कंज्यूम कर लेते हैं। ओके फाइन, 20% कंज्यूम यानी कि कितना परसेंट सेव? 80% सेव। यस और नो? 80% आप बचत कर रहे हो। तो आपने क्या करा? आपकी इनकम 10,000 से बढ़ी, आपने खर्चा 2,000 से बढ़ाया, वो 2,000 से बढ़ाया। तो खर्चा अगर आप 2,000 से बढ़ाते हो तो 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC कितना आ जाएगा? या फिर K की वैल्यू आ जाएगी 1/0.80। कितना होता है 1/0.80? 1.125। समझ आ गया? यस और नो? अब अगर आप इसको कर लेते हो मान लो 0.25, तो 0.25 में कितना हो जाएगा? 0.75। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/0.75 कितना हुआ? 1.33। 1.33। फिर इसकी वैल्यू कर लेते हैं अपन 0.50। कितना? 0.50। तो MPS भी कितना हो जाएगा? 0.50। 1/0.50 कितना होता है? 2। 1/0.50 कितना हो गया? 2। ठीक है, 0.67 ये कितना हो जाएगा? 0.33। 1/0.33 कितना हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगी 3। 0.75 0.25 वैल्यू हो जाएगी 4। 0.80 0.20 वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर क्या करेंगे? अगर वैल्यू हो जाएगी मान लो 1, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया और ये 0 हो जाए तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी। ये हो जाएगी इन्फिनिटी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन MPC, MPS एंड K। ये रिलेशनशिप है MPC, MPS और K के बीच में। अब आप इसको समझो, अगर आप सब कुछ क्या करते हो, सब कुछ जितना भी कमाते हो पूरा का पूरा अगर कंज्यूम कर लेते हो, तो ये ना साइकिल रुकेगी नहीं, कोई सेव ही नहीं करेगा। जो कमाएगा खर्च, कमाएगा खर्च, कमाएगा खर्च। इकोनॉमी में इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रुकेगी नहीं। समझ गए क्या? इन्वेस्टमेंट एंड ही नहीं होगा, इतनी कमाई दे देगा, इतनी कमाई दे देगा कि एक इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम कभी रुकेगी ही नहीं। अगर आप देख सकते हो MPC जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, K की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, और MPS जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है, K की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि MPC एंड K के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा? डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या शो करता है, एमपीसी अगर इंक्रीज होगा तो के भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट बोलता है एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि एमपीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो के क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। आया समझ में अच्छे से? अब देखना, अब एमपीएस की वर्किंग, ये के की वर्किंग ऐसे होती है, मल्टीप्लायर की वर्किंग ऐसे होती है। मल्टीप्लायर की वर्किंग करने के लिए, मल्टीप्लायर की वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। जैसे अजम्पशन ले लेते हैं अपन, मान लो अजम्पशन लेते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो हुआ है 100 करोड़ का, और एमपीएस को अज्यूम कर लेते हैं, एमपीसी को अज्यूम कर लेते हैं 50.50। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इकोनॉमी में हो रहा है 100 करोड़ का, और 50% आप कंज्यूम करोगे और 50% आप सेव करोगे। अब होगा क्या, जब हम बात करेंगे राउंड 1 के बारे में, तो राउंड 1 के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे ही 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ की इनकम को जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा, 100 करोड़ की इनकम को जनरेट करेगा। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो देखो भाई, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो दूसरों की कमाई होती है। सर कैसे कमाई होती है, यार आपने मशीन खरीदी तो मशीन जिससे खरीदोगे उसकी कमाई नहीं होगी, बट सर उसने तो, उसका तो कॉस्ट भी लगा था, तो उसका कॉस्ट लगा था तो उसने भी तो किसी से खरीदी, तो उसकी भी तो कमाई होगी ना भाई। भाई अगर इकोनॉमी में एक बंदा कमाता है तो एक बंदा ही थोड़ी कमा रहा है। जब वो पेमेंट देता है तो पीछे पूरी चेन चलती है, इट्स अ चेन सिस्टम, इट्स अ साइकिल। आज हो सकता है कि आप लोग मुझसे इस तरीके से कनेक्टेड हो, आपको पता ही नहीं हो। एक चेन सिस्टम में बंधे हुए अपन सब, आपको भी नहीं पता, मान लो मुझे भी नहीं पता कि अपन किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर कनेक्टेड है। हो सकता है, ठीक है, कि अगर आपके पापा पेमेंट रोक दें तो हो सकता है वहां से आगे सर्किल ऐसा घूमे कि मेरा भी पेमेंट रुक जाए। हो सकता है आपके पापा पेमेंट रिलीज करे, हो सकता है मेरे को भी जल्दी पेमेंट मिल जाए। तो भाई पता नहीं है कौन किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर कनेक्टेड है। कहीं से पैसा अटकता है तो वह आगे का भी सर्किल रुक जाता है। समझ आ रहा है? कोविड में सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि भैया इनकम लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है, 2 महीने कोविड, तो लोग क्या करते हैं, पेमेंट रोक देते हैं। अरे यार कोविड आ रहा है, रुक जा यार, पेमेंट बाद में देंगे, तो कुछ दिन बाद देंगे। अब उसके चक्कर में क्या होता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन रुक जाता है, क्योंकि आपने पैसा रोक लिया। तो जितना ज्यादा एमपीएस करोगे ना, सेविंग करोगे, और जितना ज्यादा पैसा रोक लोगे ना इकोनॉमी के अंदर, उतना ही पैसा कम जनरेट होगा। और जितना लोग फ्लो करा देंगे ना पैसे को, उतना पैसा निकल के आएगा इकोनॉमी में बाहर, क्योंकि आपके पास पैसा है, आगे पैसा दिया आपने, आगे पैसा दिया, आगे पैसा दिया। एवरीबडी इज कनेक्टेड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में सब कनेक्टेड है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है भाई इकोनॉमी के अंदर। आप बोलते हो सर मैं तो जॉब करता हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट, अच्छा खर्चे नहीं होते तुम्हारे, तो जॉब ही करते हो, और जॉब तुम करते हो तो कहीं से सैलरी तो मिल रही है, वो बंदा कनेक्टेड नहीं हो इकोनॉमी से। हाँ, तो एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द इकोनॉमी। सो जब डेल्टा आई होता है तो उतने ही अमाउंट का डेल्टा वाई होता है, उतने ही अमाउंट का डेल्टा वाई होता है। अब लोग क्या करेंगे, लोग कंजम्पशन करेंगे 50 का। लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे 50 का। जैसे ही लोगों ने कंजम्पशन किया 50 का, तो 50 की लोगों ने सेविंग्स कर ली, तो इकोनॉमी से 50 करोड़ गायब हो गए। अब जैसे ही राउंड 2 चलेगा, आपने कंजम्पशन किया 50 का, तो 50 करोड़ की किसी और की इनकम बनेगी, 50 करोड़ की तो दूसरे की इनकम बनेगी। अब जैसे ही 50 करोड़ की इनकम बनी तो इकोनॉमी में 25 करोड़ का कंजम्पशन, 25 करोड़ की सेविंग्स। समझ गए? फिर ये तीसरा राउंड चलेगा, तो ये 25 करोड़ की इनकम मार्केट में आएगी, 12.5 करोड़ आप कंज्यूम करोगे, 12.5 करोड़ आप सेव करोगे, एंड ये प्रोसेस भाई चलता ही रहेगा। अब ये प्रोसेस सर कब तक चलता रहेगा वो सुनो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक के इक्वल्स टू 100 करोड़। भाई के की फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा 1/1 माइनस एमपीसी भी तो होता है ना, 1/1 माइनस एमपीसी भी तो होता है।
तो MPC है 0.50, तो 1/1 माइनस 0.50, तो कितना आ जाएगा ये 2। सो MPC की वैल्यू आ गई 2, वो K की वैल्यू आ गई 2, यानी कि K जो है वो 2 गुना पैसा कमा के देगा, यानी कि 2 गुना कमा के देगा, यानी कि डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I होता है ना इसका फॉर्मूला दूसरा। तो K की वैल्यू हो गई 2, डेल्टा Y पता नहीं है, यह है 100 करोड़, यानी कि डेल्टा Y हो जाएगा 200 करोड़। ये 200 करोड़ कमा के देगा, यानी कि 100 कमा लिए, 50 कमा लिए, 75 कमा लिए, फिर 12.5 कमाओगे, फिर 6.25 कमाओगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी इकोनॉमी में कमाई 200 करोड़ की नहीं हो जाती। तो सोचो इकोनॉमी में आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, 50% खर्च करके भी आपने 100 का 100 कंजम्पशन कर लिया, 100 की सेविंग्स हो गई इकोनॉमी में। सोचो आप, मतलब 100 इन्वेस्ट हुए, 200 की इनकम जनरेट हो गई, लोगों ने 100 सेव भी कर दिए, तो डबल हो गया ना सीधे पैसा। आगे समझ में कि कंजम्पशन करने के बाद भी 100 की सेविंग्स हो गई, और जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तो एज इट इज हमारे पास वापस आ गया। तो इस तरीके से क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, कि वर्किंग इस तरीके से चालू होती है। समझ आ गया क्या? अब ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो 1। समझ आ गया भाई? 100 करोड़ आपने इन्वेस्ट किए तो 100 करोड़ तो 100 करोड़ बनेंगे ना भाई। इकोनॉमी में 100 करोड़ तो दे ही दिए ना आपने, तो 100 करोड़ एक ने तो कमाया होगा ना कम से कम, तो 100 करोड़ की तो इनकम जनरेट होगी, तो एक तो होगा ही होगा मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू तो भाई इंफिनिटी हो सकती है मल्टीप्लायर की। समझ गए? 2 टॉपिक है, ओरली करा रहा हूं, फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर और बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर ऐसे काम करता है। देखना, ये आपने क्या किया, इकोनॉमी में ये बना दिया, हाँ। अब जैसे इसको कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर, डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब हुआ कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो मल्टीप्लायर आपका फॉरवर्ड ऑपरेशन में चला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बढ़ जाता है और इनकम बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि कंजम्पशन भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई लोगों की। आया क्या नहीं आया समझ में कि लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी? तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है, ये क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स में इनकम को जनरेट करता है। तो इकोनॉमी के अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर बोलता है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये आएगा कि ये इनकम को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बट बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर कैसे काम करता है कि अगर इकोनॉमी से किसी रीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट चला गया, मार्केट से इन्वेस्टमेंट चला गया, जैसे क्या होता है, बीच में इकोनॉमी डाउन हो गई थी, इंडियन इकोनॉमी डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पे एनआरआईज पैसा निकालने लग गए थे। तो एनआरआईज अगर पैसा निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से इकोनॉमी से होने वाली जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इकोनॉमी में कंजम्पशन भी कम हो गया, इनकम भी कम हो गई, तो इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, स्लगिश में चली जाएगी, बैकवर्ड ऑपरेशन हो जाएगा। समझ आ गया क्या? तो फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर मतलब जैसे ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, इनकम 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 बढ़ती है। और बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर बोलता है जैसे इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट जाता है तो इनकम कम 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 हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चैप्टर का रिवीजन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको टेस्ट के लिए बता ही दिया है, कल देयर विल बी अ टेस्ट, ठीक है, ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम डिटर्मिनेशन, मल्टीप्लायर, दोनों चैप्टर्स का। जी सर।